नर्सरी और मेथड्स ऑफ एजुकेशन का हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली बार आगमन विधि के बारे में पढ़ा था कि आगमन विधि क्या होती है। आज हम आगमन विधि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास से किसी का कोई भी डाउट है तो मैं लास्ट में पूछूंगी। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो पिछली क्लास से संबंधित तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। ठीक है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आगमन विधि के प्रकार के बारे में। तो आगमन विधि मैंने आपको बताया था, आपको डेफिनेशन याद होगी अगर आपने रिवाइज की है। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं कि 2 प्रकार की होती है। 2 टाइप्स आप कहते हैं कि आगमन विधि 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जिसमें एक जो प्रकार है हमारे पास वो क्या है, प्रयोगात्मक आगमन विधि इसे हम कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास प्रकार होता है इसे हम बोलते हैं सांख्यिक आगमन विधि। दोनों के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आगमन विधि के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं कि आगमन विधि क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहले जो टाइप है प्रयोगात्मक विधि के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विधि है ये किसके द्वारा दी है। ठीक है, तो बताया था मैंने आपको जो आगमन विधि है वो अरस्तु के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और प्रयोगात्मक आगमन विधि की जब आप बात करते हैं तो प्रयोगित आगमन प्रणाली में कुछ नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जब आप इस मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा मेथड है। प्रयोग का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है, और खोज के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रयोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रयोगिक मतलब कि प्रयोग करना, और आगमन विधि यानी उस प्रणाली में हम क्या करते हैं, कुछ नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं और उनके आधार पर क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष। जैसे आपने अपने स्कूल टाइम में क्या किए होंगे, अपनी साइंस की क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपके अध्यापक ने करवाए होंगे। और उन एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या निकलता है, कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। ठीक है, कभी ना कुछ कंक्लूजन्स आपने निकाले होंगे। मतलब अंत में आकर आपको कुछ ना कुछ जानकारी जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा था उसके बेसिस पर रिजल्ट यानी परिणाम भी आपके प्राप्त हो सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंक्लूजन मतलब उससे कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो तो उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, और कुछ में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, या फिर आप कह सकते हैं उसको अच्छे प्रकार से आपने देखा समझा। तो एक्सपेरिमेंट कई प्रकार के होते हैं, और उस प्रकारों के हिसाब से जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना कि निर्णय निकाला, या फिर हम कभी कहते हैं कि हमने क्या किया, निष्कर्ष निकाला, या फिर हम कभी क्या कहते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया। मतलब उसको अच्छे से देखा सुना पढ़ा और उससे जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हुई। तो प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष आप निकालते हैं वो इस विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित प्रयोगों के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध होता है। मतलब जब आप टॉपिक या फिर किसी अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको सभी को ये पता होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट है वो हर सब्जेक्ट में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री की बात करें या फिर आप ज्योग्राफी की बात करें, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो किस पर, हिस्ट्री मतलब हमारी पहले हो चुकी बातों पर आधारित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान आप इसे कहते हैं। मतलब आपके समाज से संबंधित एक ज्ञान आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित प्रयोग जो है इसमें क्या है, बहुत कम होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं ना के बराबर आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो प्रयोगात्मक आगमन विधि का प्रयोग अर्थशास्त्र में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप इस विधि का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो हम पहले से ही आपने ध्यान दिया होगा अगर इस बात पे कि जब हम आगमन विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप चाहे आप आगमन विधि की बात कर रहे हैं चाहे हम निगमन विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही हमें जिस चीज को बेस मानकर इसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। मतलब अर्थशास्त्र के आधार पर
जब आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो उसी अर्थशास्त्र के आधार पर, मतलब अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो कैसा है, विज्ञान के या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के आधार पर बहुत ही सीमित है, मतलब एक लिमिटेड है, जिसमें आप कुछ सीमा तक जो है क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ प्रतिबंध आपको देखने को मिलेंगे, और उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित मात्रा में ही होता है, मतलब हर एक क्षेत्र में आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ किया जा सकता है, यानी आप कोई प्रयोग कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और हर एक क्षेत्र में या हर एक टॉपिक के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अपनी सेकंड विधि के बारे में, जो आगमन विधि का दूसरा प्रकार है, जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी आगमन विधि। ठीक है, सांख्यिकी आगमन विधि, तो आगमन प्रणाली में सांख्यिकी रीति का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, मतलब आगमन विधि में आपको इस मेथड का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसे आप स्टैटिकल कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी का मतलब होता है इंग्लिश में स्टैटिकल। तो सांख्यिकी आगमन प्रणाली के अंतर्गत संबंधित घटनाओं के बारे में, मतलब जो भी चीजें क्या होती हैं आपकी सांख्यिकी चीजों से संबंधित होती हैं, उनकी जितनी भी घटनाएं हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े एकत्रित करने में। देखिए ये क्या है कि स्टैटिकल की जब आप बात करते हैं ना, तो स्टैटिकल एक तरह का सब्जेक्ट होता है जो आपने कॉमर्स में देखा होगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा जैसे कि किसी चीज का आपको सर्वे आप कर रहे हैं, उसका डाटा आपने कलेक्ट किया है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप आपने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, आपने मैथ्स में सबने जरूर पढ़ा होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैथ में आपने डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ्स में आप सभी के पास एक टॉपिक आता है जैसे आप बोलते हो डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपको ना ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बार ग्राफ बनाए होंगे इस प्रकार से कि एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक टेस्ट में मान लीजिए साइंस में, ठीक है, 70% बच्चे जो है पास हुए, मैथ्स में जो है कितने, 60% बच्चे पास हुए। इस प्रकार से आपने, तो ये क्या है, ये डाटा हैंडलिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, सांख्यिकी आगमन विधि होती है, जिसमें आप जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी क्या हो रही है, कोई भी जो आसपास में जो भी चीजें हैं जो आपके टॉपिक से संबंधित हैं, तो उस क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े एकत्रित करने में, मतलब उस क्षेत्र का डाटा जब आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें ही आपको सहायता करती है। उनका वर्गीकरण करने में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, डाटा हम किस चीज का एकत्रित कर सकते हैं, जैसे आप अपने देश की राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकाल रही हैं, पर कैपिटल इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप बजट आता है नहीं, बजट में आपने देखा है कि हर राज्य को अलग अलग आधार पर क्या दिया जाता है, एक अमाउंट वितरित किया जाता है। ठीक है, उस अमाउंट में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अमाउंट लगाएगी। ठीक है, कि एजुकेशन के क्षेत्र में मान लीजिए वो 25% अपना खर्च कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कुछ लेंगे। ठीक है, अन्य जो खर्चे होते हैं उस पर, ठीक है, युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो इस प्रकार से जो ये आपका पाई चार्ट तैयार हो रहा है ना, तो इसमें क्या है, एक डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना पैसा जो है सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या है, अलग अलग तरह का डाटा जब आप एकत्रित करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस डाटा का आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण, मतलब उस डाटा को जो आपने एकत्रित किया है आप उसको अलग अलग पार्ट में, अगर आपको आवश्यकता है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब विभाजित कर सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, विश्लेषण भी, मतलब जो डाटा आपने एकत्रित किया है उस डाटा का आप विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण क्या होती है, मतलब उसकी आप क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ठीक है,
विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। विश्लेषण में ही आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब अगले वर्षों में जो भी डाटा आपको मिला था, ठीक है, मान लीजिए 2024 में आपका क्या डाटा था, 2025 में आपका क्या डाटा है, और उसके अनुसार आप भविष्य में भी क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ये कह रही है कि उसकी जो सेल है 2024 में 75% थी, ठीक है, और 2025 में वो 85% तक क्या हुई, इंक्रीज हो गई है। तो 2026 में वो कितनी और इंक्रीज होगी, इसका अनुमान जो है वो लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट में उनके मार्केट में उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण यानी जांच भी कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारे साल हैं, वर्ष है, उनके साथ उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और आने वाले वर्षों में क्या स्थिति रहेगी इसका अनुमान भी हम इससे लगा सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी, विश्लेषण करना, ठीक है। फिर इसके लिए क्या चाहिए, आपको सांख्यिकी उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं डाटा को निकालने के लिए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनका आपको उपयोग करना पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, और इससे आप क्या कर सकते हैं, सामान्य तरीके से, मतलब आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, कि एक क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं, उसमें से 10% को इंग्लिश पसंद है, तो कितने बच्चों को पसंद है। तो इस प्रकार से जब भी आप कोई डाटा निकालते हैं, उस डाटा को निकालने के लिए क्या होते हैं, सांख्यिकी उपकरण मतलब कि फॉर्मूले होते हैं, और उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सामान्य यानी सरल परिणामों को निकाल सकते हैं। फिर आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में, ठीक है, कल भी हमने बात की थी कि आर्थिक यानी कि जब भी हम पैसे से संबंधित चीजों की बात करते हैं, क्षेत्र में अधिक उपयुक्त होने के कारण, मतलब क्योंकि इस विधि का इस्तेमाल हम किसमें, ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जहां हम पैसों से संबंधित चीजों का आवागमन देखते हैं, ठीक है, यानी लाना ले जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कंपनीज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इस प्रकार की चीजों को इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो सांख्यिकी आगमन विधि का उपयोग हम किस प्रकार के क्षेत्रों में करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जहां पर आर्थिक चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। फिर जो आगमन विधि है उसमें अनेक नामों से, मतलब अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम इसी के हैं। तो इसमें से बहुत सारे नाम हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि आगमन विधि को इस और विधि को किस और नाम से जाना जाता है, या फिर मिलते जुलते दो तीन नाम आपको दे सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है आगमन विधि का नाम नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि इस विधि को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण, मतलब इस प्रकार के तथ्य जो किस पर आधारित हैं, ऐतिहासिक कारणों पर आधारित हैं, ठीक है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसको वास्तविक प्रणाली कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों पर लागू होने के कारण इसको ऐतिहासिक विधि कहा जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों क्योंकि हमें इस पे प्राप्त होते हैं, उस आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी प्रणाली कहते हैं। अनुभव के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर हम इसे अनुभव सिद्ध प्रणाली का नाम से भी जानते हैं, और वास्तविक प्रयोगों के आधार पर क्योंकि हमें क्या देता है, निष्कर्ष देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रायोगिक विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या क्या कह सकते हैं, आप इसे ऐतिहासिक विधि कह सकते हैं, आप इसे वास्तविक प्रणाली कह सकते हैं। ये नाम सिर्फ किसका है, सांख्यिकी आगमन विधि का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आगमन विधि के लिए सभी शब्दों का इस्तेमाल करें, ये नाम सिर्फ किसके लिए है, आगमन विधि का जो दूसरा प्रकार है सांख्यिकी आगमन प्रणाली। इसको हम ऐतिहासिक विधि भी कह सकते हैं, इसको आप वास्तविक प्रणाली भी कह सकते हैं, इसको आप सांख्यिकी प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप अनुभव सिद्ध प्रणाली कह सकते हैं, और प्रायोगिक विधि भी जो है इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो आगमन प्रणाली का प्रयोग है वो रोसरनिज, शेलमोर, फेडरिक, लिस्ट, लेसी आदि जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा जो है इस विधि का इस्तेमाल किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अलग अलग अपने कार्यों को करने के लिए उन्होंने इस विधि का इस्तेमाल किया है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी विधि है, ठीक है, और किस लिए, स्पेशली जो अर्थशास्त्र है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है, उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र में चीजों को समझाने के लिए आप इस विधि का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको जरूर याद रखने हैं। फिर अगली हम बात करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास आगमन विधि के दो प्रकार हैं, एक तो है प्रयोगात्मक विधि, दूसरी है सांख्यिकी विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि के बारे में। हमें कुछ बातें यहाँ बताई हुई हैं। तो जो प्रयोगात्मक विधि है, उस विधि को कहते हैं जिसमें जो बच्चा है या बालक है अपने ज्ञान को प्रयासों की सहायता से प्रयोग द्वारा क्या करता है, स्वयं प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि के बारे में। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक विधि वो प्रयोगात्मक विधि नहीं है जो आपने अभी ऊपर पढ़ी है। ठीक है, तो हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में बात करते हैं ना, कि आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारी विधियों की बात करते हैं कि किसी को भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, शिक्षण की विधियां जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक विधि कौन सी होती है आपकी, प्रोजेक्ट मेथड होता है। ठीक है, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्लेवे मेथड के बारे में सुना होगा, तो बहुत सारे मेथड आपने पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं इन्हीं विधियों में आती है आपकी इंडक्टिव विधि, जिसे आप निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, इसी में आती है आपकी डिडक्टिव विधि, जिसे आप आगमन विधि कहते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ी है। तो ये सारी विधियां हैं उसी में। जो है ये क्या है आपके पास, अगला जो मेथड आपको देखने को मिलता है कि जो प्रयोगात्मक विधि है, जिसे आप क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कैसी है, प्रयोग विधि है, जिसमें बच्चा कैसे है, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, प्रयास करता है, खुद से करने की कोशिश करता है, यानी खुद के अनुभव से सीखने का प्रयास करता है। और इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक विधि। और ये जो विधि है ये किसके द्वारा दी हुई है, इसके जनक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस विधि के जनक किसे कहा जाता है, या फिर इसके पिता का नाम आपसे पूछ लें, ठीक है, या फिर ये पूछ लें कि ये जो विधि है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, मतलब किसके द्वारा दी गई है, तो ये विधि जो है विलियम वुड्स के द्वारा दी हुई है। विल्हेम वुड्स उनका नाम है। विल्हेम वुड्स के द्वारा ये विधि हमें दी हुई है। और ये बात करती है सीखने के सिद्धांतों पर, यानी जो भी चीज है इस विधि में हम बात करेंगे कि करके सीखने में, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो सीखने के सिद्धांत पर ये क्या करती है, फोकस करती है कि आप जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं उसको सीधा याद करने का प्रयास ना करें, खुद से चीजों को करने की कोशिश करें, और उसके आधार पर जो आपको अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, उन गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ चीजें जो है वो आपको एक ऐसी चीज को के निर्णय पर लेकर आती हैं जो आपको ये बताता है कि वास्तविकता में इसे करने का जो परिणाम है वो आपके सामने क्या होगा। तो उसे हम कहते हैं कि सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो अतः जब हम प्रयोगात्मक विधि के द्वारा शिक्षण की बात करते हैं तो बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक, ये विधि है जो ये कहती है कि बच्चों को जो है बलपूर्वक कुछ भी सिखाने का प्रयास ना करें, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रयासों की सहायता से, मतलब जब वो क्या करें, खुद से चीजों को करें, उससे जो भी नवीन ज्ञान उन्हें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसे खोजने का प्रेरणा उन्हें मिलनी चाहिए। मतलब खुद से वो एक्टिविटीज को करें, गतिविधियों को करें, एक्सपेरिमेंट को करें, जिससे क्या है उनको स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त हो। जैसे आप कहीं जाते हैं, एक तो आपको बताया जाए किताबों में कि ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, एक आपने खुद से उसको क्या किया है, परफॉर्म करके देखा है कि वास्तविकता में कैसा होता है। तो दोनों चीजों में क्या होता है, बहुत फर्क होता है। उससे आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी प्राप्त होते हैं, ऐसे अनुभव भी प्राप्त होते हैं जो किताबों में नहीं लिखे होते। तो इसलिए नवीन ज्ञान, मतलब जो भी नया ज्ञान है उसको खोजने की क्या दे, प्रेरणा दे, कि वो क्या करे, खुद से उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये करके देखना है। ठीक है, और इससे क्या हमें प्राप्त होता है या किस प्रकार से क्रिया काम करती है उसके बारे में वो जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहे। फिर इस दृष्टि से इस विधि
में शिक्षक का काम केवल कितना होता है, मतलब अगर आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऐसे विषयों में इस्तेमाल की जाती है जहां पर एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे साइंस है। और आप अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एनटीटी कर रहे हैं जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक बुक होती है जिसे आप बोलते हैं ईवीएसटी, ठीक है, तो उस ईवीएसटी में एनवायरमेंट भी आ जाता है, आपका सोशल एनवायरमेंट भी आता है, ठीक है, जनरल नॉलेज की कुछ बातें भी आते हैं, आपकी फैमिली से, सामाजिक चीजों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और विज्ञान से संबंधित सभी चीजों को मिलाकर ये किताब सरकार के द्वारा जो है बनाई गई है, ताकि बच्चों को हम इन सभी चीजों का ज्ञान दे सके एक ही साथ, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा, तो इसमें आपका काम क्या होता है, मतलब शिक्षक क्या करेगा, क्योंकि प्रयोग तो बच्चे कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, मतलब वो वातावरण बनाना है जिसमें जो है वो हर एक कार्य को करने के लिए तैयार है। उनका क्या करना है, पथ प्रदर्शक, यानी आप उन्हें गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको ये प्रयोग करना है। तो वह किसी अमूक प्रयोग का जो क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग ही शब्द लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं कि एक वातावरण जो है अध्यापक के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं कि आपको आज ये गतिविधि बच्चों को सिखानी है, वो करेंगे, उसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, उस चीज को आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना है, जैसे ही वो क्या है, बच्चे आए, जो भी चीजों को देखेंगे उनके अंदर क्या होगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसे देखकर वो क्या है, नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, मतलब एक इंटरेस्ट बच्चों का क्रिएट करना कि कुछ नया उन्हें करने को मिलेगा, कुछ नया उन्हें सीखने को मिलेगा, और वो खुद से कर रहे हैं तो और भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, और आपका रोल क्या है, एक पथ प्रदर्शक है, कि जहां भी कोई त्रुटि आपको हो रही है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और ये विधि जो है आपके द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। फिर आपको बात करनी है इसमें तीन चीजों के बारे में, कि जो तीन चीजें हैं इस विधि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो निरीक्षण, यानी कि जांच करना। फिर है नियंत्रण, की कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक या दो बच्चे नहीं होते, आपको पता है पूरी पूरी क्लास आपके पास होगी जिसमें 25 30 30 से ज्यादा भी बच्चे आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों पर नियंत्रण करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चों को तो आप कह सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा तो समझते हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर हमें तो मतलब आपको एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखना है कि इस प्रकार की क्लास मैनेजमेंट की समस्या ही आपको ना आए, तो नियंत्रण आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर है मापन, की मूल्यांकन करना, जब भी कोई काम हम करते हैं उसका मूल्यांकन अवश्य करना है, कि जो काम आपने किया है उसका आपको बेनिफिट क्या मिला। मान लीजिए आपने इस विधि का इस्तेमाल किया, एक एक्टिविटी बच्चों को कराई, और उसके बाद आपको लास्ट में इस बारे में विचार जरूर करना है कि जब आपने इस विधि का इस्तेमाल किया तो क्या आपने जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे कि बच्चों को ये चीजें सीख जानी है या आ जानी चाहिए उन्हें, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही। उस आधार पर आप अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मूल्यांकन करना आपके लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आप किसी मेथड को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप इस मेथड का चयन ही क्यों कर रहे हैं। हम नॉर्मली भी पढ़ा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ाकर बच्चों को उसके 100% जो भी सीखने की क्षमता है उसको बढ़ावा दे सकें। तो निरीक्षण की बात आप करते हैं, तो निरीक्षण का मतलब होता है किसी चीज को जांचना। तो ये जो सोपान है इसका, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि बालक क्या कर रहा है, ज्ञान की खोज कर रहा है, मतलब नई नॉलेज को वो क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये सोपान आप कह सकते हैं ये पार्ट है किसका, आपकी प्रयोग प्रायोगिक विधि का। तो इसमें वो क्या करते हैं, स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब स्वयं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो व्यवहार के आधार पर जो है वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में विचार करते हैं, और उसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, मतलब जांच करते हैं कि क्या चीज उन्हें या क्या नया जो है उन्हें इस माध्यम से सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, मतलब खुद से क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर।
अनुभव के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, नए अनुभव प्राप्त करते हैं या नए ज्ञान प्राप्त करने का वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। फिर है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि इस सोपान में या इस पार्ट में आप बात करते हैं कि जो भी चीज स्वाभाविक परिस्थितियों में, मतलब जो वातावरण आपने क्रिएट किया है वो क्या है, एक तरह का व्यवहारिक वातावरण है। ठीक है, और अन्य तथ्यों को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। मतलब बच्चों को क्या करेगा, एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेगा। वो क्या रहेंगे, वो फिजिकली और मेंटली, ठीक है, कैसे वो फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर भी वो क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे, और मानसिक यानी मेंटल एक्टिविटी के बेस पर भी क्या है, वो क्या रहेंगे, उस गतिविधि को करने में बिजी रहेंगे। तो आपकी क्लास का जो कंट्रोल है वो क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक परिस्थिति आपने उनके लिए बनाई है, मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें कि अलग चीजों को अलग तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपनी एक्टिविटी में खुद ही इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, और इसलिए जो है उनका मानसिक विकास भी होगा और साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको और ज्यादा डेवलप करेगा। तीसरे में हम बात करते हैं कि ये जो सोपान है या फिर ये जो प्रकार है, इसमें प्रयोग के निष्कर्षों का परीक्षण अथवा मापन किया जाता है कि जो लास्ट में आप जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया है, जो प्रयोग आपने बच्चों को सिखाया है, तो उस प्रयोग के द्वारा आपका जो निर्णय है, ठीक है, वो क्या निकला है, या फिर आप कह सकते हैं क्या निष्कर्ष आपने इससे प्राप्त किया है, निष्कर्ष। और या फिर आप कह सकते हैं उसका क्या करना, हमें मापन करना, कि उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि क्या हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आया। क्योंकि जरूरी नहीं, देखिए आप कोई गतिविधि कर रहे हैं वो एक ही बार में 100% क्या हो, पूरी एक्यूरेट हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 70% बच्चे भी उसको क्या कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तब भी आपका मेथड जो है वो क्या है, सक्सेसफुल है। क्योंकि हर किसी के अंदर क्या होता है, अपना अलग व्यवहार होता है, उनका अलग सोचने का समझने का तरीका होता है। तो उस आधार को भी हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो निष्कर्षों को देखना कि क्या जो निष्कर्ष मतलब वही है कि लास्ट में हमें ये देखना है कि क्या जो चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते थे वो उनके व्यवहार में शामिल हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है, जो आप उसे सिखाना चाहते थे क्या वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाया है या नहीं कर पाया। तो उसी का निष्कर्ष आप कह सकते हैं, उसी का जांच करनी, परीक्षण करना आप प्रश्नों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उनके एक्सपेरिमेंट या प्रयोग से जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है उसकी जांच करके, उसका मापन करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रयोग विधि का इस्तेमाल करें आपको ये तीनों बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि निरीक्षण करना है, नियंत्रण को मेंटेन करना है। ठीक है, यानी कि आपका जो कंट्रोल है वो अच्छा होना चाहिए, और तीसरा मापन विधि, मतलब कि जो भी मेजरमेंट है उसको अवश्य ही देखें। फिर जब प्रयोग विधि की हम बात करते हैं तो जैसे हमने आगमन और निगमन विधि की क्या पढ़े थे, कुछ गुण और दोषों की बात की थी। तो इसी प्रकार से प्रयोग विधि के भी क्या है, कुछ गुण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बेनिफिट है इस विधि के द्वारा सीखने के। तो अगर आप प्रयोग विधि का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अच्छी क्वालिटीज जो हैं वो आप इस टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहला जो गुण है कि समय की बचत जो है वो करता है। तो सामाजिक अनुसंधान, अनुसंधान क्या होते हैं, जो रिसर्च सेंटर होते हैं, ठीक है, जहां पर कुछ ना कुछ खोज होती है। ठीक है, तो सोशल रिसर्चर की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च यानी कि खोज करना। ठीक है, तो जो सामाजिक अनुसंधान है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। मतलब क्योंकि रिसर्च करना, आपको पता है कि जब आप किसी चीज के बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और किसी भी चीज को खोजने में ऐसा नहीं है कि आप उसे एक दिन में, 2 दिन में, ठीक है, लंबा समय लग जाता है, 1 साल 2 साल, इस प्रकार से लंबा समय लगता है। तो जिसमें अत्यंत ही अधिक समय जो है आपको इसमें लगने को मिलता है।
लेकिन किंतु सामाजिक अनुसंधान में जब आप प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो इसमें समय की बचत होती है। मतलब जब आप किसी लैब में या फिर किसी आप कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी चीजें कैसी हैं, पहले से ही प्रूव्ड हैं। ठीक है, जैसे आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं वो कैसे होते हैं कि हमें पहले से ही आपको उसके रिजल्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एसिड और बेस का टेस्ट करवाते हैं बच्चों को। ठीक है, एसिड और बेस क्या होते हैं कि इसको आप बोलते हैं क्षार, बेस को हम बोलते हैं क्षारक, आपने पढ़ा होगा, और इसे हम बोलते हैं अम्ल। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि एसिड में जब आप क्या डालते हैं, कोई कलर सूचक डालते हैं, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपको ये पता है कि जब आप क्या करेंगे, एसिड में कलर डालेंगे, सॉरी कोई सूचक इंडिकेटर डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर वो क्या है कि पिंक कलर में बदल गया तो क्या हो जाएगा, एसिड होगा। अगर वो रेड कलर में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जो साइंस में आपने देखा है किया जाता है। तो इसमें आपको रिजल्ट पहले ही पता है, बस आपको ये क्या कराना है, बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है। तो बच्चों के सामने जो रिजल्ट आएगा उस आधार पर आप उसे आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई विधि, मतलब हम कोई ऐसा मेथड नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है कि ऐसी चीजों का पता लगाना है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे पास पहले से ही जो चीजें अवेलेबल हैं, हमें सिर्फ उनको एक बेस बनाकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या होती है, हमारे समय की बचत होती है। अगर आप किसी प्रयोगात्मक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि वो कैसी चीजों पर आधारित है, पहले जो चीजें प्रूव्ड हैं उन चीजों पर आधारित है। दूसरा, ये कैसा है, अधिक प्रमाणित होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कैसा है कि इसको प्रमाण की कोई आवश्यकता अलग से नहीं होती, ये पहले से ही क्या है, प्रूव्ड है। तो जो सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों की प्रामाणिकता सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मतलब जो चीजें पहले से ही प्रूव्ड है, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट ने आपको कोई भी थ्योरी बताई हुई है, ठीक है, जैसे जो भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई साइकोलॉजिस्ट आपको क्या कर रहे हैं, कोई थ्योरी उन्होंने बताई है, ठीक है, या उनके द्वारा किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट है, या उसके द्वारा किया हुआ कोई भी खोज है, ठीक है, डिस्कवरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, कि कुछ नया जो है आपको देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट हमेशा कुछ नया बनाते रहते हैं आपकी सुविधाओं के लिए। तो ये जो विधियां हैं ये कैसी हैं, पहले से ही प्रमाणित है। ठीक है, आपको अलग से इनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के द्वारा बनाई हुई है जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्षेत्र में क्या की है, बहुत सारी रिसर्च की है, ठीक है, बहुत सारी खोज की है, और उस आधार पर उन्होंने आपके सामने चीजों को प्रस्तुत किया है। तो आप कह सकते हैं ये पहले से ही क्या है, बहुत ज्यादा प्रमाणित है। तो हमें इसकी उपलब्धि पर शक करने की आवश्यकता नहीं है कि जो मेथड हम एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, क्या हम किसी अन्य मेथड से इसको कर सकते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट अलग होगा। तो इस प्रकार की भ्रम में या बातों में हमें आने की आवश्यकता नहीं है। और अन्य विधियों से क्या है, ये प्रमाणित की गारंटी, मतलब किसी और मेथड के द्वारा हम क्या करें, इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। फिर कारण यह है कि अन्य विधियों द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों पर शोधकर्ता की भूमिका केवल दर्शक जैसी होती है। मतलब जब आप किसी अन्य विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो उन विधियों के द्वारा जो भी चीजें आप सीखते हैं, जो शोध करता, मतलब वो व्यक्ति जो क्या करता है, रिसर्च करता है, जो किसी चीज को खोजता है या फिर किसी चीज के बारे में पता लगाता है, वो क्या करता है, केवल उस विधि को देखता है, सिर्फ उसको क्या कर रहा है, उसके बारे में देखेगा, सुनेगा, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष आपके सामने निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, ये कैसे होते हैं, मशीनीकृत होते हैं। मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि आपको ये जो परिणाम है इसका ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जितने भी मेथड या एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं
क्लासेस में, स्कूल में या जो भी विधि है उसमें क्या होता है कि पहले से ही आपको पता है कि रिजल्ट ये निकलने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स की बात करें, जिसमें आपको थ्योरम दी जाती है जिन्हें आप प्रूव करते हैं, वो पहले से ही प्रूव्ड है। पहले से ही क्या है वो बिल्कुल कि हर तरह से उनको जांचा गया है, उनको परखा गया है, उसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कैसा है, ये निष्कर्ष बिल्कुल ही आपके सामने एकदम प्रमाणित होता है, मतलब किसी अन्य प्रमाण की आपको इसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है भविष्यवाणी, यानी कि पूर्व अनुमान, जिसे आप कहते हैं कि पहले से ही चीजों के बारे में पता लगा लेना। तो जो प्रयोगात्मक विधि की आप बात करते हैं या प्रयोगात्मक पद्धति की आप बात करते हैं, इसके माध्यम से जो परिणाम आपके सामने, जो निष्कर्ष निकलते हैं, ये कैसे होते हैं? वैध होते हैं। वैध मतलब जो पहले से ही क्या है, बिल्कुल प्रूव्ड है। ठीक है। इनमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन की आपको आवश्यकता नहीं है, और इसमें क्या नहीं होते, विशुद्ध नहीं होते। मतलब किसी प्रकार की इम्प्योरिटी आपको इसमें, अशुद्धता देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तो इस विधि के माध्यम से जो भी अध्ययन आप करते हैं, उन अध्ययनों को हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे विद्यालयों में, तो वहां पर आपको पता होता है कि आपको ऐसा करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है। ठीक है। तो उसका क्या है, वो पूर्व अनुमान यानी एक भविष्यवाणी के समान हो गया, कि हमें पहले से ही पता है कि ऐसा होगा। ठीक है। फिर है ये कैसी है, वस्तुनिष्ठ है। मतलब जिस किस पर आधारित है, ये हमारे पास एक पाठ्यक्रम है, उस चीज पर आधारित है। फिर प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है, मतलब जो भी रिसर्च सेंटर होते हैं सामाजिक अनुसंधान, मतलब ऐसे अनुसंधान जो क्या करते हैं, खोज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं या फिर खोज के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर जो भी वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों की प्राप्ति होती है, मतलब जो भी टॉपिक उन्होंने पहले से डिसाइड किया है कि वो इस चीज पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। जैसे आप अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये विधियां किसने खोजी हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा खोजी गई हैं। और किस लिए? ताकि वो इस पढ़ने के तरीकों को या पढ़ाने के माध्यम को और ज्यादा आसान या बेहतर बना सकें, बच्चों को समझाने के लिए जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, है ना। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में आपको इस प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, रिसर्च देखने को मिलती है, उसमें अलग अलग खोज, अलग अलग प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं। तो वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों की प्राप्ति होती है, मतलब पहले जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है उस पर आधारित आपको क्या है, परिणाम देखने को मिलेगा। फिर सामाजिक जो अनुसंधान है उसमें अनेक विधियां शामिल होती हैं, और विधियों की सहायता से वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। मतलब अलग अलग मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक चीज के निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए एक ही मेथड हो। हर एक तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग विधियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर किंतु प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से जो अनुसंधान किए जाते हैं, मतलब जो खोज या जो रिसर्च की जाती है या जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, और उनकी कहीं भी परीक्षण या पुनः परीक्षण कराया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज, अगर आप ये को लगता है कि कोई मेथड आपको पढ़ाया गया है, कोई प्रयोग आपको करवाया गया है, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे अपने आधार पर उसको जांच सकते हैं। ठीक है। उसको परख सकते हैं, उससे संबंधित कोई भी परीक्षण आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर आपका मेथड या आपकी बनाई हुई पद्धति या आपकी बनाई हुई थ्योरी ज्यादा बेहतर है, तो आप उसको दूसरों के सामने रख भी सकते हैं, और जो अनुसंधान होते हैं वो उसको स्वीकार भी करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। कि अलग अलग लोगों ने अलग 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 थ्योरी, ठीक है, दी है। थ्योरी क्या होती है कि किसी चीज के बारे में बताया गया आपको। अब उस थ्योरी में आपने देखा है किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी भी नहीं दी जाती, उस पर क्या है, बहुत अलग अलग व्यक्तियों ने क्या की होती है, खोज करते हैं। ठीक है। और उस आधार पर अगर लगता है कि इस थ्योरी में कहीं भी किसकी आवश्यकता है, कहीं भी कुछ ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी अलग प्रयोग की आवश्यकता है, तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ पर ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे जीव जंतु आए,
तो इसके लिए आपको विज्ञान की अलग थ्योरी देखने को मिलेगी, साइकोलॉजी की अलग थ्योरी देखने को मिलेगी, ठीक है, और अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों के हिसाब से देखने को मिल सकती है। मनोविज्ञान के आधार पर अलग बातें होती है, दर्शन शास्त्र कुछ अलग कहता है। तो वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर वो ये बातें बताते हैं, ठीक है। और एक ही थ्योरी पर, मतलब एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, और उनमें से हम ये कहते हैं कि कुछ लोगों की थ्योरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और हम उनको ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है, कोई विषय है, आपको इसमें कहीं कुछ गलत देखने को मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो सही नहीं है, तो आप खुद उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो टॉपिक वो अलाउ करता है, और ये अनुसंधान मानने को भी तैयार होते हैं। जैसे साइंटिस्ट नई नई चीजें लेकर आते हैं, आपने चावल की बहुत सारी किस्मों के बारे में सुना होगा, गेहूं की, ये कैसे आई हैं, ये सब रिसर्च करते रहते हैं, है ना। और रिसर्च के अनुसार चीजों में बदलाव आपको देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आपके पास अलग अलग चीजें जो है वो होती हैं। फिर है सार्वभौमिकता, ठीक है, कि यूनिवर्सल चीजों की बात करते हैं कि ये कैसा है, हर एक चीज पर लागू हो सकता है। सार्वभौमिकता तो प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किए जाते हैं प्रयोग, तो उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह बदलेगी तो परिणाम में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। विशुद्ध परिणाम मतलब ऐसे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें क्या है कुछ मिलावट, या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जो है वो चेंज हो जाए। तो जो प्रयोगात्मक विधि है इसके लिए श्रेष्ठ विधि क्या कहा जाता है, इसको सर्वश्रेष्ठ विधि इसको कहा जाता है प्रयोगात्मक विधि को। क्यों? क्योंकि यह प्रयोगशाला पे यानी लैब पर आधारित है। लैब या प्रयोगशाला आपने देखी होगी जहां पर बहुत सारे उपकरण रखे होते हैं, किसी भी जिस सब्जेक्ट की वो लैब होगी उस सब्जेक्ट से संबंधित चीजें वहां देखने को मिलेगी आपको। जैसे आपने साइंस लैब के बारे में सुना होगा, ठीक है। साइंस में भी आपने अलग अलग लैब देखी होंगी, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की लैब अलग होती है जिसमें आपको केमिकल्स देखने को मिलते हैं। फिजिक्स की लैब अलग आपने देखी होगी जिसमें अलग तरह के उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। बायो की लैब अलग आपने देखी होगी जिसमें आपको बायोलॉजी संबंधित चीजें मिलती हैं। इसके अलावा आपने साइकोलॉजी की भी लैब होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के लिए भी क्या होती है, एक लेबोरेटरी होती है, वहां पर उनसे संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपने होम साइंस की लैब देखी होगी, ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरह की चीजें होती है। फिलोसफी की भी लैब होती है जिसे आप कहते हैं दर्शन शास्त्र, ठीक है, उसकी भी आपको लैब देखने को मिलती है, वहां पर भी अलग अलग चीजें होती हैं। आपने कंप्यूटर लैब देखी होगी जहां पर कंप्यूटर रखे होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी चीजें जो किस पर, प्रयोगशाला पर, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो प्रयोगशाला पर आधारित होते हैं। क्योंकि प्रयोगशाला पर आधारित होने के कारण वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, मतलब उसमें क्या होते हैं, टॉपिक बहुत अलग होते हैं, उसमें जो बताई हुई बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस वस्तुनिष्ठता के कारण जो निष्कर्ष आपके सामने, मतलब जो भी परिणाम आपके सामने प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, विशुद्ध वैधानिक होते हैं, मतलब उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। और वो कैसे होते हैं, वैध होते हैं। वैधानिक का मतलब जिसको किसी अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अलग से आपको इसे प्रूव करने की आवश्यकता ना पड़े। फिर प्रयोगात्मक विधि के, जैसे हर विधि के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, इसी प्रकार से प्रयोगात्मक विधि के भी क्या है, कुछ दोष आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो विधि है वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हर किसी के लेवल का नहीं होता। तो बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्तर या फिर आप कह सकते हैं प्री प्राइमरी जो लेवल होता है, उस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप मिडिल क्लास के बच्चों को, हायर क्लास के बच्चों को इस विधि से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जहां तक प्रयोग विधि की बातें आती हैं, एक्सपेरिमेंट विधि की, तो आप प्री प्राइमरी लेवल पर ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते हैं जिससे बच्चों को कोई हार्मफुल चीज का इस्तेमाल ना करना पड़ता हो, किसी अन्य प्रकार के ऐसे उपकरण का इस्तेमाल ना करना पड़ता हो, ठीक है। तो ये जो विधि है वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका जो समझने का लेवल होता है ना, उस आधार पर ये चीजें बनी हुई नहीं होती। फिर इस विधि की सहायता से सफलता के लिए विभिन्न शिक्षा उपकरणों की सुसज्जित आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला, ठीक है। मतलब जब आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब तक आपके पास कोई एक अच्छी लैब नहीं है,
ठीक है। और सिर्फ लैब होने से काम नहीं चलता, लैब में हर प्रकार का क्या होना चाहिए, संसाधन, मतलब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए, आपके पास मटेरियल होने चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए एक अच्छा खुला स्पेस होना चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से खड़े हो सके, अपने अपने कार्यों को कर सके। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है। अगर वो किसी चीज को जलाना चाहते हैं तो गैस की, लैंप की व्यवस्था, मतलब हर तरह के उपकरण जो है आपके पास होने चाहिए। और अगर ऐसे नहीं है चीजें तो बिना लैब के या बिना चीजों के आप इस प्रकार की गतिविधि को नहीं करवा सकते। फिर अब जो प्रयोगात्मक विधि है उसके द्वारा शिक्षण करने के समय में तथा शक्ति भी अधिक लगती है। ठीक है। मतलब जब आप प्रयोग की बात कर रहे हैं तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कभी भी एक बार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसे बार बार परफॉर्म करना पड़ सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है। और दूसरा है कि इसमें ऊर्जा अधिक लगती है। ठीक है। कि समय भी आपको चाहिए उतना, कि एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कम से कम 1 घंटा 45 मिनट या फिर इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन करना, प्रोसेस को फॉलो करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। देखिए जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप घर में अपने लिए चाय बनाते हैं तो उसका क्या है, एक प्रोसेस है, तरीका है ना। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एक भी चीज़ आपने छोड़ दी तो वो चीज़ आपकी उतनी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग में भी क्या होती है, एक विधि होती है जिसको आपको क्या करना होता है, पूरी तरह से उसका पालन करना होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और तभी आपका जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है आपका, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। ठीक है। तो उस विधि को पूरा करने में, एक एक स्टेप की तरह लेकर चलने में आपका समय भी अधिक लगता है और आपकी एनर्जी भी अधिक इस्तेमाल होती है। फिर एक लास्ट जो ड्रॉबैक है इसमें, कि इस विधि का प्रयोग करके प्रत्येक विषय के शिक्षण को करना संभव नहीं है। मतलब हर प्रकार के सब्जेक्ट को आप इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। तो ये जो विधि है वो कुछ सब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही सब्जेक्ट जिनमें आप कह सकते हैं कि लैब की आवश्यकता होती है, जैसे साइंस मैंने आपको बताया, ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में बताया, ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। और हर प्रकार के विषय को आप इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। तो ये सारी विधियां